प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई को 38,800 करोड़ रुपए से ज्यादा का तोहफा दिया। उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने मुंबई मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया। इसमें अंधेरे से दहिसर तक फैला 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर भी शामिल है। पीएम मोदी ने मेट्रो में सफर भी किया। वो मेट्रो कर्मचारियों से मिले। मुंबई से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के यादगिरी में थे, जहां उन्होंने 10,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है, जबकि हमारी सरकार की प्राथमिकता विकास है। एक्सटेंशन मिलने के बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने नदिया जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि दीदी ने पश्चिम बंगाल को जंगल राज में तब्दील कर दिया और भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाकर जंगल राज को जरूर खत्म करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री के लाल किला से संबोधन का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कहा है कि हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, जेल में डालेंगे। वही बंगाल में होगा, यहाँ जंगल राज खत्म होगा और कमल खिलेगा। इससे पहले जेपी नड्डा ने नदिया में स्थित विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब से जम्मू कश्मीर पहुंच गई है। उन्होंने पठानकोट में जनसभा की और फिर लखनपुर के रास्ते वो कठुआ में एंटर हुए। पठानकोट के जनसभा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि 3 काले कानून से जो किसानों के साथ हुआ, वही अग्निवीर योजना से जवानों के साथ किया है। कल से जम्मू कश्मीर में राहुल की पैदल यात्रा शुरू होगी। जम्मू कश्मीर में ये यात्रा राख जफर तक जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा का जम्मू कश्मीर आखिरी पड़ाव है और 30 जनवरी महात्मा गांधी पुण्यतिथि पर समाप्त होगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। सचिन पायलट इशारों में अशोक गहलोत पर लगातार हमले कर रहे हैं। पेपर लीक मामले को लेकर सचिन पायलट ने एक बार फिर सीएम गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोई अफसर जिम्मेदार नहीं है, लेकिन पेपर तिजोरी में बंद होता है। बंद पेपर बाहर बच्चों तक कैसे पहुंच गया, ये तो जादूगरी हो गई। ध्यान देने वाली बात है कि राजस्थान के सीएम जादूगर के नाम से भी मशहूर हैं। इस बीच अशोक गहलोत की कर्मचारी संगठनों से बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें गहलोत बिना नाम लिए सचिन पायलट पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले कोरोना आया और फिर हमारी पार्टी के अंदर एक बड़ा कोरोना आ गया। बिहार के भोजपुर में समाधान यात्रा के दौरान नीतीश के काफिले के लिए ट्रेन रोके जाने को लेकर बीजेपी और सत्तारूढ़ गठबंधन में खूब सियासत हो रही है। पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सवाल उठाए और कहा कि किसके आदेश पर सीएम के लिए ट्रेन को रोका गया। इस मामले की भारत सरकार से उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। अश्विनी चौबे के हमले पर पहले तो नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं है, फिर बिहार के सीएम बोले कि उन्हें जो करना है करते रहें। अश्विनी चौबे पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको आप लोग सलाह दे दीजिए कि बेवजह किसी चीज को लेकर मुद्दा न बनाएं। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल को नशे में धुत एक कार ड्राइवर ने करीब 15 मीटर तक घसीटा। घटना बुधवार देर रात एम्स हॉस्पिटल के पास की है। जब वो दिल्ली की सड़कों पर महिला सुरक्षा के हालात का जायजा ले रही थी, तो नशे में धुत एक कार ड्राइवर उनके पास आया और अपनी कार में उनसे बैठने की जिद करने लगा। जब स्वाति ने मना कर दिया तो वो कार लेकर आगे चला गया, लेकिन 10 मिनट बाद फिर यू टर्न लेकर आया और बगल में चलने लगा। जब स्वाति उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो उसने गाड़ी के शीशे बंद कर दिए। इस दौरान स्वाति का हाथ शीशे में फंसा रह गया, लेकिन आरोपी नहीं रुका। वो करीब 15 मीटर तक स्वाति को घसीटता रहा। पुलिस ने आरोपी हरीश चंद्र को गिरफ्तार किया है। इस घटना को लेकर स्वाति ने कहा कि उनके साथ अंजलि जैसा हादसा होने वाला था। आज ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले हम उस धरने का विश्लेषण करेंगे जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है और हमारे देश के जिन रेसलर्स को, जिन खिलाड़ियों को पोडियम पर होना चाहिए था, आज वो खिलाड़ी इस समय दिल्ली की ठंड के बीच दिल्ली की सड़कों पर धरना दे रहे हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। सारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं जिन्होंने हमें इतने सारे मेडल्स दिलाए हैं। सभी खिलाड़ी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और ये मामला इसलिए भी बहुत गंभीर है क्योंकि इस विरोध प्रदर्शन में 30 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शामिल हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें आपने अखबारों में, टेलीविजन पर बहुत देखा होगा। इन्होंने देश के लिए बहुत मेडल जीते हैं। आपने इनके लिए तालियां बजाई होंगी क्योंकि इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में और आज इन्हें यह सब करना पड़ रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि इन खिलाड़ियों के साथ राजनीति हो रही है,
या ये खिलाड़ी खुद राजनीति कर रहे हैं। इसलिए आज इस विषय पर हमारा ये विश्लेषण आपको जरूर देखना चाहिए। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण है इस विषय पर। लेकिन सबसे पहले सबसे दिलचस्प बात आज की ये रही कि सीपीएम के नेता वृंदा करात ने आज जब फ्री की पब्लिसिटी पाने के लिए धरना दे रहे इन खिलाड़ियों के मंच पर जबरदस्ती जाने की कोशिश की, तो मशहूर पहलवान बजरंग पूनिया ने उनसे यह साफ साफ कह दिया कि वो यहां राजनीति ना करें, ये खिलाड़ियों का मंच है। यानी जो विपक्षी नेता गिद्ध की तरह खिलाड़ियों के इस आंदोलन पर नजरें गड़ाए हुए थे और यहां अपनी राजनीति की दुकान खोलना चाहते थे, उस दुकान का इन खिलाड़ियों ने शटर खुलने ही नहीं दिया और उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया गया। तो बड़ी बात यह है जो आज इन खिलाड़ियों ने बहुत समझदारी का जो काम किया है, बजरंग पूनिया ने जो समझदारी का काम किया वो ये कि उन्होंने अपने इस मंच का दुरुपयोग नहीं होने दिया। वरना हमारे विपक्षी दल के नेता जो ऐसे हैं वो बिना बुलाए चले जाते हैं पब्लिसिटी के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, अपना वीडियो बनाने के लिए, और फिर वो इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि राजनीति में इसका पूरा फायदा उठाया जा सके। अब आप सोचिए, वृंदा करात यहां गई, उन्हें ऊपर नहीं जाने दिया, लेकिन इसके बावजूद सीपीएम ने एक ट्वीट किया जिसमें यह लिखा है कि वृंदा करात ने आज यौन उत्पीड़न के आरोपी और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ धरने पर बैठे खिलाड़ियों से मुलाकात की। जबकि सच यह है कि इन खिलाड़ियों ने वृंदा करात से कहा कि कृपया यहां कर राजनीति ना करें। आप पहले वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद आप सीपीएम के इस ट्वीट को उस वीडियो के साथ मैच करके देखिए जहां सीपीएम के पार्टी यह बताने की कोशिश कर रही है कि आज हमने वहां जाकर इनसे मुलाकात की। पहले वीडियो देखिए आप। आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी है आप सामने आइए। मैडम माइक लिया एक दो जने बैठा दो यार। आपसे रिक्वेस्ट है मैडम प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए प्लीज चालू करो यार प्लीज आपसे हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है आप सामने प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। ऐसे नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया था और वो नाम था आंदोलन जीवी, क्योंकि इस तरह के जो नेता हैं ये आंदोलनों के आधार पर ही अपने आप को जीवित रखते हैं, अपने राजनीतिक करियर को जीवित रखते हैं। और फिर से मैं आपको दिखाता हूं, अभी आपने देख लिया कि किस तरह खिलाड़ियों ने इन्हें मंच पर नहीं आने दिया, लेकिन इस तरह के जो नेता होते हैं ये अपने साथ फोटोग्राफर्स को साथ लेकर चलते हैं, चाहे वहां कुछ हो रहा हो। ये जो फोटोग्राफर्स होते हैं उन्हें ये कहा जाता है कि तुरंत फोटो खींच लेना, वीडियो बना लेना, और वही हुआ। ये जो मैडम थी ये अपने साथ कैमरे लेकर गई थी, उन्होंने फोटो खींच ली। भले ही ये खिलाड़ी ये कह रहे हो कि आप मंच पर मत जाइए, आप नीचे बैठिए, सामने बैठिए और आप इसका दुरुपयोग मत कीजिए मंच का, ये खिलाड़ियों का मंच है। लेकिन सीपीएम ने फोटो तुरंत खींच ली और उसके बाद ट्वीट कर दिया कि कैसे उनके जो खिलाड़ी हैं, उनके जो नेता हैं, वो खिलाड़ियों से मुलाकात करके आए हैं और उन्होंने राजनीति शुरू कर दी। तमाम खिलाड़ियों ने अपना धरना कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है और अब से कुछ देर के बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली में अपने घर पर इन खिलाड़ियों से मिलेंगे और हो सकता है कि यह धरना इस मुलाकात के बाद समाप्त हो जाए, क्योंकि अगर देश का खेल मंत्री आपको अपने घर बुला रहा है, मिल रहा है, आपकी जो मुद्दे हैं उन्हें समझने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कोई ना कोई हल निकल आए। हालांकि इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती के 30 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने आज दूसरे दिन भी इस ठंड के मौसम में अपना धरना जारी रखा
और इन खिलाड़ियों में और बहुत ऐसे मशहूर खिलाड़ी हैं जैसे बजरंग पूनिया, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में कुश्ती में भारत के लिए ब्रोंज मेडल जीता था। इनमें साक्षी मलिक भी हैं, जिन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल जीता था। और इन खिलाड़ियों में विनेश फोगाट भी हैं, जो कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। इन सबको आपने टीवी पर कई बार देखा होगा, इन सबको आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। इन खिलाड़ियों के विरोध प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह है भारतीय कुश्ती संघ और इसके अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर इन खिलाड़ियों ने 5 बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। अब आरोप सुन लीजिए, बहुत गंभीर आरोप है। पहला आरोप यह है, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और प्रबंधन के दूसरे लोगों द्वारा जानबूझकर ऐसे नियम बनाए गए हैं ताकि इन खिलाड़ियों को परेशान किया जा सके और उनका शोषण करके उन पर दबाव बनाया जा सके। दूसरा आरोप, भारतीय कुश्ती संघ में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है और संघ के भ्रष्ट अधिकारी पैसा कमाने के चक्कर में खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं देते। तीसरा आरोप, अगर कोई खिलाड़ी रेसलिंग फेडरेशन के किसी फैसले का विरोध करता है या अपनी बात रखने की हिम्मत करता है तो उसे अलग अलग तरह से टॉर्चर किया जाता है और उसे धमकियां दी जाती हैं कि अगर उसने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो फेडरेशन की तरफ से उस पर बैन लगा दिया जाएगा, उसका करियर खत्म कर दिया जाएगा। चौथा और सबसे गंभीर आरोप यह है कि रेसलिंग फेडरेशन के कोचेस द्वारा खिलाड़ियों का यौन शोषण किया जाता है और इसमें फेडरेशन के अध्यक्ष स्वयं ब्रजभूषण शरण सिंह भी शामिल हैं। यह बहुत ही गंभीर आरोप है और यह आरोप है यौन शोषण का, जो महिला खिलाड़ियों ने लगाया है। और पांचवा आरोप यह है कि फेडरेशन को ऐसे लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है जो खिलाड़ियों के करियर के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनका शोषण होता है और उन्हें खेलने से रोका जाता है और उन्हें जानबूझकर कुछ चुनिंदा कैंप्स पर ही, उन कैंप्स के लिए ही भेजा जाता है जो कैंप्स खिलाड़ियों के लिए जेल जैसे होते हैं। इन आरोपों के अलावा इन खिलाड़ियों की 3 मांगे हैं। पहली मांग है भारतीय कुश्ती संघ को भंग किया जाए और इसके अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को उनके पद से तुरंत हटाया जाए। दूसरी मांग है कुश्ती संघ में प्रबंधन स्तर पर यानी मैनेजमेंट लेवल पर नए लोगों को लाया जाए और इनमें भी पूर्व खिलाड़ियों को ही प्राथमिकता मिले। और तीसरी मांग है एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें यौन शोषण जैसे गंभीर मामलों में खिलाड़ियों को तुरंत मदद मिल सके और आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। देखिए, ये बहुत गंभीर बात है कि हमारे देश की ये जो महिला खिलाड़ी हैं, जो हमारे देश का नाम रोशन करती हैं, मेडल जीत कर आती हैं, अगर कोई इन्हें इस तरह से परेशान करेगा तो इसे देश बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता और इसकी तो जांच होनी ही चाहिए। आज इन सभी शिकायतों और मांगों को लेकर 8 खिलाड़ियों के प्रतिनिधिमंडल ने भारत के खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात की, मुलाकात की और इस बैठक के बाद खेल मंत्रालय द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत खेल मंत्रालय ने 3 सदस्यों की कमेटी बना दी है जो इन सभी आरोपों की जांच करेगी और अगर ये आरोप सही पाए गए तो इसके बाद भारत सरकार द्वारा कड़े कदम उठाए जाएंगे, एक्शन लिया जाएगा। खेल मंत्रालय की तरफ से आज कुश्ती संघ को भी एक नोटिस दिया गया है जिसमें कुश्ती संघ से 3 दिन के अंदर इन आरोपों का जवाब देने के लिए कहा है। और बड़ी बात यह है कि आज खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कुश्ती संघ के अध्यक्ष से बात की है और इन आरोपों पर उनसे उनका जवाब मांगा है। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। मैं बड़े शर्म के साथ मैं वो बोलना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में, मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। जब शोषण होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहाँ पे कैमरे नहीं लगाए जाते। अगर कैमरे ही लगाए जाते तो ये लड़कियां कब का पहले बोल देती यार, और बाकी लोग थे जो कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल लाते। शोषण होता है वो बंद कमरे के अंदर होता है। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं। डिमांड्स तो मेन जो बताई थी बजरंग ने कि पूरी फेडरेशन भंग हो और जितनी भी स्टेट्स की सारी फेडरेशन है वो नहीं बननी चाहिए, क्योंकि वो बनाई किन्होंने है, वो बनाई प्रेसिडेंट ने है, WFI ने ही हर स्टेट की फेडरेशन बनाई। जो भी व्यक्ति है फेडरेशन में, हमें उनमें से एक भी व्यक्ति नहीं चाहिए। यहाँ पे जितने भी हैं, जितने भी जो आ नहीं पाए हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है,
सबके साथ कुछ ना कुछ अन्याय हुआ है। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। मैं भी इस चीज को मानती हूँ कि इन लोगों ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म के आकर और इतने बड़े इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही नहीं लगाए जाते और धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे आग लगी होती है। हम सभी इसी लड़ाई में साथ देने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। चाहिए कितने भी दिन जाए पर हम यहाँ उसी के लिए बैठे हैं। बिल्कुल लंबी लड़ाई। देखो बस हम तो यही चाहते हैं कि जो फेडरेशन है ये भंग हो और जो हमारी जो स्टेटों में उन्होंने अपने जो आदमी बनाए हुए हैं तो वो भी सब भंग हो। बस हमारी मांग यही है और हमारी कोई ज्यादा डिमांड नहीं है। हम निसंदेह बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ और बहुत गलत हुआ है, लड़कियों के साथ गलत हुआ है। और मैं आंखों में आंखें डाल के आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए, अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ कि मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊं। किसी खिलाड़ियों का ओलंपिक में मेडल लाने वाला नहीं है। ये मतलब एक खेल की एक उम्र होती है, इनकी गलती नहीं, एक खेल की एक उम्र होती है। हमारी कुश्ती में 32 साल 34 साल नहीं चलता है। हमारा कुश्ती में क्रीम है 22 साल से लेकर के 28 साल तक या बहुत खींच खाच करके 30 साल तक। तो ये इनका गुस्सा है, वो गुस्सा आज फूटा है इनका। खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है। आपको याद होगा आज से कुछ वर्ष पहले 2016 में एक मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था दंगल, जो फोगाट सिस्टर्स पर बनी थी। और वो जब फिल्म हमने देखी, पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने उसको बहुत पसंद किया और हमने देखा कि कैसे इन खिलाड़ियों को संघर्ष करना पड़ता है। महिला खिलाड़ियों की, महिला पहलवानों के संघर्ष की वो कहानी थी। लेकिन उस फिल्म के बाद आज जब हम ये तस्वीरें देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि एक तो वो परेशानियां हैं, गरीबी एक परेशानी हो सकती है, संसाधनों की कमी एक परेशानी हो सकती है और बहुत समाज की समस्याएं होती हैं जो समाज रोकता है हमारी महिला खिलाड़ियों को। लेकिन अगर इस स्तर पर आने के बाद जब वो एशियन गेम्स में मेडल जीत रही हैं, जब वो ओलंपिक्स में मेडल जीत रही हैं, जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बन चुकी हैं, जब वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज बन चुकी हैं और वो अगर आकर ये कहें कि हमारा यौन शोषण हो रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, तो ये इस देश के लिए इससे ज्यादा बड़े दुख की बात कोई हो नहीं सकती। अब इस सवाल पर आते हैं कि ये राजनीति हो क्यों रही है और राजनीति कौन कर रहा है और इसके पीछे का जो मुद्दा है वो क्या है। राजनीति इन खिलाड़ियों के साथ हो रही है या ये राजनीति ये खिलाड़ी खुद कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का कहना है, अब आप उनका भी पक्ष सुन लीजिए, उनसे भी हमने बात की। उनका यह कहना है कि इन खिलाड़ियों द्वारा जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। सच्चाई यह है कि ये सारे खिलाड़ी असल में उन नियमों को लेकर नाराज हैं, नए नियमों को लेकर नाराज हैं जिनमें कुछ समय पहले बदलाव किए गए। ये नियम 2 भागों में बटे हुए हैं, जिनमें पहला नियम ओलंपिक कोटे को लेकर है और दूसरा नियम ट्रायल से खिलाड़ियों की यूनिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। असल में ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल में एक बार होता है, आप जानते हैं। लेकिन इन 4 वर्षों के दौरान जो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, उनमें से जो खिलाड़ी मेडल जीतते हैं उन्हें ओलंपिक खेलों का कोटा मिल जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई रेसलर एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लेता है तो उसे आने वाले यानी अगले ओलंपिक खेलों के लिए कोटा मिल जाता है, यानी उसकी जो सीट है वो पक्की हो जाती है। अगर आपने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया तो आप ओलंपिक की टीम में भी शामिल हो जाएंगे और आपको ओलंपिक खेलों में खेलने का मौका मिलेगा। और इस मौके के लिए उस खिलाड़ी को बिना किसी ट्रायल और किसी भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता खेले बिना ओलंपिक खेलों में उसे सीधे एंट्री दे दी जाएगी। तो इस बात को आप समझ लीजिए, अगर किसी खिलाड़ी ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया मान लीजिए, तो उसे ओलंपिक खेलों में सीधी एंट्री मिलती थी। उसके लिए ना उसे ट्रायल देना है और ना ही उसे कोई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है और जीतना है। और भारतीय कुश्ती संघ ने इसी नियम को अब बदल दिया है। अब नया नियम क्या है देखिए। नया नियम यह है कि अब यह ओलंपिक कोटा समाप्त हो जाएगा। अब कोई कोटा नहीं होगा किसी के लिए भी। अब ओलंपिक खेलों से पहले कोटा हासिल करने वाले खिलाड़ियों को भी बाकी खिलाड़ियों के साथ ट्रायल देना होगा और अगर ट्रायल में वो फेल हो जाते हैं तो उन्हें ओलंपिक खेलों में नहीं भेजा जाएगा। यानी जो ट्रायल में जीतेगा
वही ओलंपिक में जाएगा, चाहे किसी ने मेडल पीछे जीता है या नहीं जीता है। यह नियम भारतीय कुश्ती संघ इसलिए लेकर आया क्योंकि अभी कई बार ऐसा होता है कि कोई खिलाड़ी ओलंपिक खेलों से अलग अलग प्रतियोगिताओं में मेडल जीतकर कोटा हासिल कर लेता है। जैसे आपने कोई खिलाड़ी है, उसने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत लिया, एशियन गेम्स में मेडल जीत लिया और फिर ओलंपिक में उसे कोटा मिल गया। लेकिन जब तक ओलंपिक खेल आते हैं तब तक उस खिलाड़ी को या तो कई बार कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, या खिलाड़ी खराब फॉर्म में चला जाता है। लेकिन क्योंकि खिलाड़ी के पास पहले से ही कोटा है तो उसे ट्रायल नहीं देना पड़ता और वो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा नहीं ले रहा। तो फिर ये बात कैसे पता चलेगी कि कौन सा खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है, कौन सा खिलाड़ी अनफिट है, किस खिलाड़ी को चोट लगी है? और इसका असर ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन पर पड़ता है, क्योंकि अगर आप अनफिट खिलाड़ियों को भेज देंगे तो आपको मेडल नहीं मिलेगा। और भारतीय कुश्ती संघ का कहना है कि यह सब ना हो, इसीलिए उसने ओलंपिक कोटे को समाप्त करके अब यह तय कर दिया कि अब हर खिलाड़ी के लिए ट्रायल देना अनिवार्य है। और ये सारे खिलाड़ी इसीलिए नाराज हैं क्योंकि ये ट्रायल नहीं देना चाहते और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा नहीं लेना चाहते। ये चाहते हैं कि इन्हें कोटा मिले और ये सीधे ओलंपिक खेलों में जाएं। इस पूरे विवाद में दो चीजें बहुत अहम हैं। पहला है कुश्ती का खेल और दूसरा है हरियाणा राज्य। आपने देखा होगा अभी जितने भी खिलाड़ी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, उनमें से ज्यादातर हरियाणा के हैं। और मुद्दा यह है कि कुश्ती के खेल में पूरी तरह हरियाणा का दबदबा है और इस वजह से बाकी राज्यों के खिलाड़ियों को ज्यादा मौका नहीं मिल पाता। और आपने देखा होगा ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं कुश्ती में जो मेडल भी जीतते हैं वो सब हरियाणा के हैं। कुश्ती संघ का कहना है कि फिलहाल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती के खेल में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा से हिस्सा लेते हैं, सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा के हैं और इसी वजह से हरियाणा के खिलाड़ियों को ही ओलंपिक का कोटा मिलता है और बाकी राज्यों के खिलाड़ी ओलंपिक में पीछे रह जाते हैं, उन्हें मौका ही नहीं मिलता क्योंकि कोटे से सीटें भर जाती हैं। उदाहरण के लिए कुश्ती के खेल में कुल मिलाकर 12 अलग अलग वेट कैटेगरीज होती हैं, श्रेणियां होती हैं और जब भारत में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं तो हर श्रेणी में हरियाणा से कम 6 खिलाड़ी जरूर होते हैं। और इससे बाद में होता यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा के खिलाड़ी ही ज्यादा जीतते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी उन्हीं के हिस्सा भी ले रहे हैं और यही खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जाते हैं। और भारतीय कुश्ती संघ का यह भी कहना है कि वो इस खेल में बाकी दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को भी मौका देना चाहता है और इसीलिए उसने नियमों में यह बदलाव किया जिसकी वजह से बाकी देश के जो खिलाड़ी हैं उन्हें भी उतना ही मौका मिलेगा। देश की आबादी में हरियाणा की हिस्सेदारी लगभग 2% है, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने जिन 127 खिलाड़ियों का दल भेजा उनमें से 30 खिलाड़ी अकेले हरियाणा के थे और इनमें भी सबसे ज्यादा रेसलर थे जिन्हें ओलंपिक कोटा पहले से ही मिल चुका था उनके पुराने प्रदर्शन के आधार पर। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने कुल मिलाकर 7 मेडल जीते, 7 में से 6 मेडल व्यक्तिगत खेलों में मिले थे और इनमें से 3 मेडल अकेले हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते थे। कुश्ती संघ का कहना है कि अगर दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को भी मौका मिले तो भारत ओलंपिक खेलों में अपना प्रदर्शन इससे भी बेहतर कर सकता है। लेकिन हमारा मानना है कि यहां समस्या सिर्फ ये नहीं है, एक और समस्या है। भले ही भारतीय कुश्ती संघ इन नियमों को खिलाड़ियों की नाराजगी की वजह मानता है, लेकिन सच यह है कि हमारे देश में खेल से जुड़ी जो संस्थाएं और संघ होते हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों के बीच व्यवस्था और नियमों को लेकर भरोसा नहीं होता। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। हालांकि हमें यह भी पता चला कि इस विवाद के पीछे एक और कारण है और वो है खिलाड़ियों की यूनिफॉर्म, जिसे लेकर भारतीय कुश्ती संघ ने नवंबर 2021 में यानी अब से कुछ महीने पहले कुछ नए नियम बनाए। ये जो नए नियम हैं वो ये कहते हैं कि अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के दौरान खिलाड़ी अपनी यूनिफॉर्म पर किसी प्राइवेट कंपनी का लोगो लगाते हैं, किसी स्पॉन्सर का लोगो लगाते हैं और उसके बदले में स्पॉन्सरशिप फीस लेते हैं तो ये फीस सीधे खिलाड़ी को नहीं बल्कि रेसलिंग फेडरेशन को दी जाएगी और बाद में फेडरेशन यह तय करेगा कि इसमें से कितना पैसा खिलाड़ी को देना है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि यह नियम इसलिए बनाया गया क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान रेसलर विनेश फोगाट ने
जो ड्रेस पहनी उस पर, जो यूनिफॉर्म उसने पहनी थी उस पर उसके स्पॉन्सर का लोगो लिखा हुआ था, लगा हुआ था। और उस समय जब कुश्ती संघ ने इस पर आपत्ति जताई तो विनेश ने कहा कि उन्हें फेडरेशन की तरफ से जो यूनिफॉर्म दिया गया है वो घटिया क्वालिटी का था और काफी असहज करने वाला था, और इसलिए वो अपनी यूनिफॉर्म पहनेंगी जो उनके स्पॉन्सर ने दी है। और इसके बाद ये विवाद बहुत बढ़ गया और बाद में फिर ये नया नियम लाना पड़ा। अब भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और पूर्व एथलीट, आपने नाम सुना होगा उनका, पीटी उषा, बहुत मशहूर एथलीट रह चुकी हैं। पीटी उषा भारतीय स्पोर्ट्स ओलंपिक संघ की अध्यक्षा हैं और पीटी उषा ने आज ट्वीट किया है और इन खिलाड़ियों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों की भलाई उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और वो खिलाड़ियों को इंसाफ दिलाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि भविष्य में ऐसे मामलों से निपटने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ एक विशेष कमेटी बनाएगी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक कमेटी बनाएगी। यहां पर हम ये बात जरूर इन खिलाड़ियों से कहना चाहेंगे कि पीटी उषा इस देश की सबसे विश्वसनीय खिलाड़ियों में से एक हैं, सबसे बड़ी खिलाड़ियों में से एक हैं। पीटी उषा खुद एक महिला हैं और आज एक ऐसे पद पर बैठी हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। वो एक ऐसे पद पर बैठी हुई हैं जहां वो फैसले ले सकती हैं, इन मुद्दों को समझ सकती हैं, क्योंकि वो खुद एक खिलाड़ी रही हैं। इसलिए मैं तो ये जरूर कहूंगा कि पीटी उषा ने जो ऑफर दिया है इन खिलाड़ियों को, वो ऑफर इन खिलाड़ियों को जरूर लेना चाहिए। पीटी उषा से इन्हें मिलना चाहिए। पीटी उषा पर हमें पूरे देश को पूरा विश्वास है। पीटी उषा खुद एक महिला है और वो इन आरोपों की सच्चाई से जांच कर पाएंगी, उनकी तह तक जा पाएंगी और फिर वो ये बता पाएंगी कि कौन सही है कौन गलत है। अब तक हुए ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल मिलाकर 35 मेडल जीते हैं, जिनमें से 7 मेडल हमें कुश्ती से मिले हैं, जबकि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अब तक 564 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 115 मेडल कुश्ती में हमें मिले हैं। यानी कुश्ती के खिलाड़ियों ने, पहलवानों ने भारत को दुनिया भर में बहुत सम्मान दिलाया है। इसलिए इन खिलाड़ियों के धरने की बात जो है ये बहुत दुखद है। ये नौबत यहां तक आनी ही नहीं चाहिए थी और आज हम फिर से ये कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को यहां तक आना पड़ा, इसका मतलब परेशानी बहुत बढ़ गई होगी। खिलाड़ियों को ये कदम उठाना पड़ा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नौबत यहां तक बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी। इसके अलावा हमारे देश में एक और बड़ी समस्या ये है कि भारत में खेलों से जुड़ी संस्थाएं, फेडरेशंस, एसोसिएशंस और बोर्ड्स में राजनीतिक दखल बहुत ज्यादा होता है। भारत में खेल केंद्र का भी विषय है और राज्यों का भी विषय है। इसलिए भारत में खेलों को लेकर राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक काफी राजनीति है और इनसे जुड़ी संस्थाओं का संचालन नेताओं द्वारा ही किया जाता है। देखिए, हमारे देश में अगर आपने देखा होगा, वैसे तो अलग अलग पार्टियों के नेता हमेशा लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता हमेशा लड़ते रहते हैं और केंद्र और राज्यों की लड़ाई भी होती रहती है हमेशा, क्योंकि राज्य में किसी और की सरकार है, केंद्र में किसी और की सरकार है। ये नेता हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन जब मामला आता है स्पोर्ट्स फेडरेशंस का, स्पोर्ट्स की एसोसिएशंस का, तो ये सारे नेता एक साथ आ जाते हैं, ये सारे नेता एक साथ मिल जाते हैं, तब इनका सारा लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाता है और इन नेताओं को बड़ा चाव है इस बात का कि ये देश में खेलों का प्रशासन चलाएं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे देश में जितनी बड़ी बड़ी खेलों की जो एसोसिएशंस हैं, फेडरेशंस हैं, उन सब में हमारे देश के नेता ही बैठे हैं और ऐसे बैठे हैं कि वो अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस की कुर्सी है, ये हर पार्टी के नेता को एक ही विचारधारा में ढाल लेती है और तब ये सारे नेता एक साथ मिल जाते हैं और कई बार यही समस्या की जड़ होता है। हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जो नेता बैठे हैं ऊपर कुर्सी पर, वो उनके मुद्दों को समझ नहीं पाते। उनके मुद्दों को कोई खिलाड़ी ही समझ सकता है और कई बार खिलाड़ियों की बात जब नहीं समझी जाती तो उन्हें परेशानी होती है और हम मेडल जीतते जीतते कई बार रह जाते हैं। इसलिए जाते जाते हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि इन खिलाड़ियों का इस तरह यहाँ बैठना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नौबत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी। ये जो इतनी ठंड में दिल्ली की सड़क है जहां पर ये बैठे हैं, ये इन खिलाड़ियों की जगह नहीं है। इन खिलाड़ियों का तो सम्मान होना चाहिए। इन खिलाड़ियों की जगह तो पोडियम पर है,
इन खिलाड़ियों की जगह बड़े बड़े स्टेडियम्स में है जहां ये प्रैक्टिस करते हैं। इन खिलाड़ियों को तो इस समय अपनी फिटनेस के बारे में सोचना चाहिए था, और कहां ये खिलाड़ी अब अपने ही अधिकारों की बात कर रहे हैं, अपने ही अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। इन्हें तो मेडल के लिए लड़ना चाहिए था, और अब सोचिए हमारे ही देश में ये अपने अधिकारों के लिए इन्हें इस तरह से लड़ना पड़ रहा है। ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी मुद्दा है इसे जल्द से जल्द सरकार को हल करना चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार की भी बदनामी है। और अगले 1-2 दिनों में आप देखिएगा इस पर राजनीति 100% शुरू हो जाएगी। हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं वो इस पर जबरदस्त राजनीति शुरू कर देंगे। आज कुछ नेताओं ने यहां आने की कोशिश की, आज तो उन्हें एंट्री नहीं मिली है, लेकिन हमारे नेता विपक्ष के ऐसे हैं वो यहां बिना आए भी सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही इस पर बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर सकते हैं। इसलिए खिलाड़ियों की ये मांग जो भी है इस पर जांच अच्छी तरह से होनी चाहिए और इस पर एक्शन होना चाहिए, ताकि ये खिलाड़ी जल्द से जल्द वापस अपने अपनी जगहों पर लौटें और अपनी प्रैक्टिस करें। मशहूर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ऑक्सफैम की उस रिपोर्ट की पोल खोलेंगे जो कहती है कि भारत में गरीब अमीरों से ज्यादा टैक्स देते हैं और भारत में अमीर गरीब की खाई जो है वो बढ़ती जा रही है। ऑक्सफैम एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। ऑक्सफैम पर इससे पहले कई बार आरोप लग चुके हैं भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के, और अब जो इसकी नई रिपोर्ट आई है जाहिर है वो भी भारत के खिलाफ ही है। और हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने इस रिपोर्ट का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया, और इस दौरान किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इस रिपोर्ट में किस फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ है। और आज जब हमने गहराई में जाकर इस रिपोर्ट की जांच की तो हमें सब कुछ काला ही काला नजर आया। यानी इस रिपोर्ट में ऐसी ऐसी गलतियां और त्रुटियां हैं जो इस रिपोर्ट को हास्यास्पद बना देती हैं। आज आपको मैं कुछ आंकड़े दिखाऊंगा स्क्रीन पर जाकर, लेकिन उससे पहले आपको यह बताना चाहता हूं ये जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जो अपनी रिपोर्ट्स में भारत की जांच करती हैं, बताती हैं कि भारत की रैंक क्या है, भारत के अंदर क्या चल रहा है, असल में ये जो लोग हैं, जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, जो इन रिपोर्ट्स को बनाते हैं, वो एक किसी अच्छे से रिजॉर्ट में बैठकर, किसी अच्छे से क्लब में बैठकर कॉफ़ी पीते हुए या वाइन पीते हुए शायद इस तरह की रिपोर्ट्स बना देते हैं, बिना अपना होमवर्क किए हुए, बिना सही कैलकुलेशन किए हुए। क्योंकि इन रिपोर्ट्स को बनाने से पहले ही वो ये तय कर लेते हैं कि रिपोर्ट में दर्शाना क्या है, दिखाना क्या है, और वो ये तय हो चुका होता है कि रिपोर्ट में भारत को एक खराब देश के तौर पर दिखाना है। इसलिए आंकड़े चाहे कैसे भी आएं उसमें वो बताएंगे यही कि भारत में स्थिति बहुत खराब है। अब देखिए इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, आपको बताता हूं। बड़ी स्क्रीन पर शायद आपको समझ में आएगा। इसमें बताया गया है कि भारत में इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो टोटल कलेक्शन होता है उसमें से 64% हिस्सा देश की उस 50% आबादी से आता है जिसे हम लोअर मिडिल क्लास या गरीब कहते हैं। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा जब आप ये रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। तो रिपोर्ट क्या कहती है, फिर से मैं आपको बताता हूं कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें 50% हमारी जो आबादी है, जो निचली 50% आधी आबादी है, जो सबसे गरीब 50% लोग हैं हमारे देश के, उनकी जेब से टोटल जो इनडायरेक्ट टैक्स जाता है, या समझ लीजिए जो जीएसटी का कलेक्शन है, 64% उनका आता है। तो अब आप सोचिए इसका मतलब इसका अनुपात ज्यादा है। 50% लोग अकेले 64% टैक्स देश का दे रहे हैं। अब अगर आपको ये कैलकुलेशन जटिल लग रही है तो इसे ऐसे समझिए कि अगर सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में देश के लोगों से 100 रुपए मिल रहे हैं तो इनमें से 64 रुपए उसे देश की उस 50% आबादी से मिले जिसमें गरीब लोग आते हैं। देश के जो सबसे गरीब 50% लोग हैं उनसे मिल रहे हैं। 100 में से 64 जो रुपए हैं वो वहां से आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत में जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा टैक्स दे रहे हैं और अमीर लोग कम टैक्स दे रहे हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है यह भी आप समझ लीजिए। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जो आप अलग अलग उत्पादों पर या प्रोडक्ट्स पर या सेवाओं पर देते हैं। जैसे आप बाजार से जब दूध खरीदते हैं, खाने पीने की चीज खरीदते हैं, दालें खरीदते हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं, कोई भी चीज या कोई सेवा जब आप लेते हैं बाजार से तो उस पर जो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आप देते हैं
उसी को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जबकि डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो सरकार सीधे लोगों से लेती है, जैसे नौकरी पेशा लोग जो इनकम टैक्स देते हैं या जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां कॉर्पोरेट टैक्स देती हैं, उसे डायरेक्ट टैक्स देते हैं। बड़ी बात यह है, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये देश के हर नागरिक को देना पड़ता है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, क्योंकि जिस एमआरपी पर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिस एमआरपी पर कोई भी प्रोडक्ट एक गरीब आदमी खरीदता है, उसी एमआरपी पर वही प्रोडक्ट अमीरों को भी मिलता है। यानी जो एमआरपी होता है, आपने देखा होगा, आप कोई भी बिस्किट का पैकेट भी अगर आप लेंगे तो उस पर एक एमआरपी लिखा होता है और वो एमआरपी सबके लिए बराबर है, चाहे आप गरीब है चाहे अमीर है। दूध का पैकेट ले रहे हैं, उस पर एक एमआरपी है, उस एमआरपी में एक जो कॉस्ट है उसका एक हिस्सा टैक्स के रूप में जाता है, जिसे आप जीएसटी कहते हैं। तो जीएसटी इस देश का हर नागरिक देता है। अक्सर हमारे देश में बताया जाता है कि हमारे देश में तो सिर्फ 4 या 5% लोग ही इनकम टैक्स देते हैं, बाकी इनकम टैक्स देते ही नहीं है। ये बात सही है, इनकम टैक्स 4-5% लोग ही देते हैं, लेकिन इस देश का हर नागरिक अपना टैक्स देता है इनकम टैक्स के अलावा, जो जीएसटी के रूप में होता है। आप कोई भी सामान खरीदते हैं, आप उस पर टैक्स चुका रहे हैं और वो टैक्स को इंक्लूड करके ही वो एमआरपी आपके सामने रखी जाती है। अब ये रिपोर्ट कहती है कि देश की बॉटम 50% आबादी, जो गरीब आबादी है, जो देश के सबसे गरीब 50% लोग हैं, आधी आबादी, उससे ही अकेले 64% इनडायरेक्ट टैक्स सरकार को मिल रहा है। और इस टैक्स को देने में इस आबादी की आय का 6.7% हिस्सा खर्च हो रहा है। देखिए, देश की 50% लोअर मिडिल क्लास और गरीब आबादी इनडायरेक्ट टैक्स दे रही है 64%, और जो बाकी की जो 50% आबादी है, इसका मतलब यह है कि वो दे रहा है 36%। वो अमीर जो है 50%, वो 36% देते हैं और जो गरीब हैं वो 64% टैक्स देते हैं। इसका कहना यह है। और दूसरी बात, हमारे देश में जो 50% गरीब लोग हैं, वो जो ये टैक्स चुकाते हैं, ये वाला टैक्स, ये उनकी कुल आमदनी का 6.7% हिस्सा है। इसका मतलब कि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं वो अपनी हर महीने आमदनी का 6.7% हिस्सा सिर्फ टैक्स में दे देते हैं। तो यह बताने की कोशिश की जा रही है कि गरीबों पर कितने टैक्स का बोझ हमारे देश में डाला हुआ है। उनका तो लगभग 6.5% या 7% जो टोटल आय में से वो टैक्स में ही निकल जाता है। अब सवाल बड़ा खड़ा जो होता है वो ये कि वित्त वर्ष 2022 में अप्रैल से दिसंबर के महीने के बीच कुल मिलाकर 13,40,426 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था हमारे देश में। कि हमने एक हर महीने का जीएसटी कलेक्शन आपके लिए निकाला है, हर महीने, क्योंकि ये बदलता रहता है। 1,49,000 करोड़, 1,45,000 करोड़, इस तरीके से। और ये कुल कलेक्शन जो आया सारा निकाल के अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, ये आया है, आप समझिए 13,40,000 करोड़ टोटल जो कलेक्शन आया है। और इसके हिसाब से ये तो अप्रैल से दिसंबर तक का कलेक्शन हो गया। लेकिन अगर आप इसका प्रति महीने अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 1,48,936 करोड़। तो आप ये मान लीजिए हमारे देश में जीएसटी से औसतन हर महीने 1,48,936 करोड़ रुपए सरकार कलेक्ट करती है। अब आगे चलते हैं, देखिए, अब अगर इसका 64.3% हिस्सा निकाला जाए इस अमाउंट का, तो वो बैठता है 95,766 करोड़ रुपए। देखिए, ये हमने ये टोटल जीएसटी कलेक्शन लिया, उसके बाद हमने इसका 64.7% इसका निकाला, 64.3% हमने इसका निकाला, और ये आया 95,766 करोड़ रुपए। इसका क्या मतलब है? यानी भारत के जो सबसे गरीब 50% आबादी है, वो हर महीने 95,766 करोड़ रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स सरकार को दे रही है, और यह पैसा उसकी कुल आय का 6.7% है। ऐसा ही रिपोर्ट कहती है। अब हमारे देश की कुल आबादी है 140 करोड़, और इस हिसाब से इनमें से आधे कितने हुए? 50% हुए 70 करोड़ लोग।
जो सबसे गरीब हैं वो 70 करोड़ लोग हो गए, सीधे आप आधा कर दीजिए 140 का। और वो 70 करोड़ लोग हैं वो हर महीने ये 95,786 करोड़ रुपए सरकार को टैक्स दे रहे हैं, जो उनके हर महीने की आमदनी का 6.7% हिस्सा है। जो हमारे ऐसे यंग जो दर्शक हैं, युवा दर्शक जो स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, खासतौर पर जो स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें स्कूल में गणित में इसी तरह की एक्सरसाइज दी जाती हैं, इसी तरह के सवाल दिए जाते हैं, जिसमें वो उनसे पूछते हैं कि अगर 95,766 करोड़ रुपए की जो अमाउंट है वो किसी अमाउंट की अगर मान लीजिए 6.7% है तो टोटल अमाउंट कितनी हुई। यही सवाल हम भी आज यहां लगा रहे हैं। इस हिसाब से देखें तो इन 70 करोड़ लोगों की एक महीने की आय हुई 14,29,343 करोड़ रुपए, अगर इस कैलकुलेशन को लेकर हमने निकाला, और एक साल की आय हुई 171 लाख करोड़ रुपए। देखिए यह पूरा कैलकुलेशन आपका आ गया। 70 करोड़ भारतीयों की कुल मासिक आय हमने आपके सामने रखी। अब फिर से आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत की सबसे गरीब 50% आबादी यानी 70 करोड़ लोग सालाना 171 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं। इसका मतलब यह है, और इसके हिसाब से कैलकुलेशन कहती है कि एक व्यक्ति की सालाना आय हुई 2,45,030 रुपए। इस हिसाब से अगर जो ऑक्सफैम ने कैलकुलेट करके बताया है उसके हिसाब से ये वार्षिक आय हो गई। और जब हमने इसको एक भारतीय की औसत आय निकाला, ये तो 70 करोड़ की आय हो गई, ये एक भारतीय की आय आई जो साल में आप कमाते हैं औसतन 2,45,000 रुपए। अब ये कितना बड़ा मजाक है कि भारत सरकार ये कहती है कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय 1,72,000 रुपए है, जिनमें अमीर गरीब सब आते हैं। जब हम औसत निकालते हैं तो उसमें ये जो 50% गरीब हैं, उसके अलावा हमने 50% अमीरों की भी औसत निकाली है। पूरे 140 करोड़ की जब औसत हम निकालते हैं तो वो आती है, प्रति व्यक्ति आय है हमारे देश की 1,72,000 करोड़। और अब जब हम इस हिसाब से निकालते हैं तो ये आता है 2,45,000 करोड़। ऑक्सफैम के अनुसार हमारे देश में सिर्फ गरीब लोगों की, ये तो सबकी है, पूरे 140 करोड़ की औसत आय है, लेकिन ये ऑक्सफैम के हिसाब से सिर्फ गरीब लोगों की औसत आय है, जो कि वहां सबकी आय से भी ज्यादा है। गरीब कमा रहे हैं 2,45,000 रुपए ऑक्सफैम के हिसाब से हर महीने, हर साल, और तब जाकर यह औसत निकलता है। लेकिन यह रिपोर्ट कहती है कि भारत के गरीब लोग सालाना 2,45,000 रुपए कमा रहे हैं, और इसमें दिए जो आंकड़े हैं अब आप समझ जाएंगे पूरी तरह से गलत है। और यह बात हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट खुद इन आंकड़ों की पोल अपने आप ही खोल रही है। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 20 पर लिखा है कि भारत में हर 10 में से 6 लोग हर दिन 262 रुपए से कम में गुजारा करते हैं। और इसका मतलब यह हुआ कि ये हर 10 में से 6 लोग, जो देश की 60% आबादी है, वो हर साल 95,776 रुपए से भी कम में गुजारा करती है। सोचिए, एक तरफ यह रिपोर्ट कहती है कि भारत की 50% आबादी सालाना 2,45,000 रुपए कमाती है, दूसरी रिपोर्ट उनकी यह कहती है कि भारत की 60% आबादी 95,000 रुपए से भी कम में गुजारा करती है। तो ये कैसे हो सकता है? या तो ये बात है कि वो 95,000 रुपए में गुजारा कर रही है और जो उसके बाद लगभग 1.5 लाख रुपए जो बच रहे हैं उसको वो बचत कर रही है। लेकिन क्या आप इस बात को मानेंगे कि कोई व्यक्ति जो 2.5 लाख रुपए कमा रहा हो साल में, वो सिर्फ 90,000 रुपए खर्च करेगा और 1.5 लाख बचा लेगा? इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत के ये 70 करोड़ गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोग किन चीजों पर ये 64% का इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। देखिए, उन्होंने ये भी निकाला है। तो इसमें दाल है, दूध है, अनाज है, कुकिंग ऑयल है। यहां तक हमें समझ में आता है कि भारत के गरीब लोगों को ये तो चाहिए ही। लेकिन आगे सुनिए, इसमें मीट है, इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि भारत के गरीब लोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स यानी एसी, कूलर, लैपटॉप्स और आभूषण सबसे ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि इन चीजों पर सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी इन्हीं गरीब लोगों से मिलता है। इसलिए अभी आपको सोचना है कि क्या यह सही है जो इस रिपोर्ट में लिखा गया है। दूसरी बात, इसमें यह भी बताया गया है कि 2019 में केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया, जिससे कॉर्पोरेट टैक्स से होने वाली सरकार की आय कम हो गई, जबकि यह भी सच नहीं है। भारत में कॉर्पोरेट टैक्स 2020 और 21 में कम हुआ था, क्योंकि तब कोविड का साल था।
लेकिन फिर अगले साल 2021 और 22 में और फिर 22 और 23 में कॉर्पोरेट टैक्स में ऐतिहासिक वृद्धि हुई। यानी यहां भी यह रिपोर्ट गलत दावा करती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस रिपोर्ट को भारत में नहीं बल्कि विदेशों में कहीं किसी एयर कंडीशनड कमरे में सिगार पीते हुए किसी ने बना दिया होगा। और आप यहां हमने आपको कॉर्पोरेट टैक्स बताया, ये 2017-18 का था, 2018-19। तो जब कोविड आया तो आपने देखा होगा तब टैक्स कम हो गया। ये कोविड का समय है। उसके बाद ये भी कोविड का समय है, तब भी टैक्स आपको कम नजर आएगा, बढ़ना शुरू हो गया हालांकि। और उसके बाद 22 और 23 में ये सबसे ऊपर है, ऑल टाइम हाई है। यानी ऐसी रिपोर्ट्स इसलिए गलत और भ्रामक होती हैं क्योंकि इन रिपोर्ट्स को तैयार करने वाले लोग जमीनी सच्चाई से वाकिफ ही नहीं होते। एक उदाहरण और आपको देते हैं कि कैसे इस तरह की रिपोर्ट्स बनती है। आपको याद है वर्ष 1947 में जब हम आजाद हो रहे थे और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, उस समय इस बंटवारे की जिम्मेदारी ब्रिटिश काउंसिलर सिरिल जॉन रेडक्लिफ को सौंपी गई थी। आपने उनका नाम तो सुना ही होगा, रेडक्लिफ का, और इसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं जिसने विभाजन किया था। इसलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा जो है उसे रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। आपने सुना होगा इसके बारे में, जो इतिहास आपने स्कूलों में पढ़ा होगा। सिरिल जॉन रेडक्लिफ का जन्म वर्ष 1899 में हुआ था और वो इंग्लैंड के एक बड़े मशहूर वकील थे और वो ब्रिटेन के बाहर सिर्फ एक बार छुट्टियां बिताने के लिए इटली गए थे। उसके अलावा कभी ब्रिटेन के बाहर भी नहीं गए। यानी उन्हें एशिया के बारे में कुछ नहीं पता था और भारत के बारे में तो कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उन्हें भारत में पहली बार बुलाया गया और उनसे कहा गया कि उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींचनी है, यानी भारत और पाकिस्तान का विभाजन उन्हें करना है और इसके लिए उन्हें ज्यादा समय भी नहीं दिया गया था। ये उस जमाने की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसकी वजह से जब जमीन का बंटवारा हुआ और सीमा रेखा खींची गई तो इससे 9 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे। कुछ ही महीने, कुछ ही दिन रेडक्लिफ को दिए गए थे और एक ऐसा व्यक्ति जो कि पहली बार भारत में आया है, जिसे भारत के बारे में कुछ नहीं पता, और उससे अगर आप ये कह दें कि आप भारत के 2 हिस्से कर दीजिए और आपके पास समय भी ज्यादा नहीं है, तुरंत करना है, आपको कुछ दिनों के अंदर करना है, कुछ हफ्तों के अंदर करना है, तो क्या होगा? और यही हुआ। उस आदमी को जैसा समझ में आया वैसा उसने किया। बड़ी बात यह है कि बाद में इस ब्रिटिश अफसर ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि उन्हें भारत पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उनसे गलती हो गई और अगर उन्हें थोड़ा और वक्त दिया जाता तो वो अपना काम बेहतर तरीके से कर पाते। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करती हैं जैसे रेडक्लिफ ने किया था। उन्हें भारत के बारे में कुछ पता ही नहीं है और वो भारत पर रिपोर्ट्स बनाते जा रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने कॉमन सेंस भी अप्लाई नहीं की और उनका ये जो पूरा गणित है ये खराब हो गया। आज का इतिहास, आज ही के दिन वर्ष 1736 में स्कॉटिश इन्वेंटर जेम्स वॉट का जन्म हुआ था। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन की तकनीक को और बेहतर बनाया, जिसकी वजह से दुनिया में औद्योगिक क्रांति को नई रफ्तार मिली थी। जेम्स वॉट ने भाप का एक ऐसा इंजन विकसित किया था जो रोटरी मोशन यानी किसी चीज को गोल घूमने वाली गति दे सकता था। गाड़ियों में पावर मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होने वाली यूनिट हॉर्स पावर जेम्स वॉट के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है और जेम्स वॉट ने रोटरी इंजन, द डबल एक्शन इंजन और स्टीम इंडिकेटर का भी आविष्कार किया था। आज ही के दिन वर्ष 1990 में आध्यात्मिक गुरु ओशो का निधन हुआ था। ओशो का असली नाम चंद्रमोहन जैन था। ओशो के आध्यात्मिक विचार दुनिया भर में आज भी बहुत लोकप्रिय हैं और उन पर कई शॉर्ट फिल्म्स बन चुकी हैं। ओशो की विचारधारा के आधार पर 30 से ज्यादा भाषाओं में 650 से ज्यादा किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। और मशहूर दर्शन शास्त्री, विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र नाथ टैगोर का निधन वर्ष 1905 में आज ही के दिन हुआ था। उन्होंने राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। देवेंद्र नाथ टैगोर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे और उन्हें सती प्रथा, जाति प्रथा और महिलाओं की गुलामी के खिलाफ कई कारगर कदम भी उन्होंने उठाए थे। ओशो ने एक बार कहा था, कल समय मिलेगा, यही कितना बड़ा भ्रम है। इसलिए हमेशा आज में जीना सीखिए, जो करना है आज ही कर लीजिए। आप ये काम कल करेंगे, ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है।